हेलो गर्ल्स। मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम कर रहे थे प्रैक्टिकल सेकंड का एफ, यानी कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों से जो व्यंजन बनाए जाते हैं, इसके ऊपर हम काम पढ़ रहे थे। तो अब हम आज पढ़ेंगे मेवे एवं तिलहन के बारे में, नट्स एंड ऑयल सीड्स। मेवे बीज या फल है जिसमें कि सामान्यतः एक वसा युक्त गिरी होती है जो कि चारों ओर से कड़े आवरण से ढकी होती है। ये एक डेफिनेशन की तरह से है। मतलब क्या होता है मेवा, जिसको हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर एक बीज होता है या कभी कभी फल भी होता है जिनमें ज़्यादातर फैट होता है और काफ़ी प्रोटीन भी होता है उसके अंदर, और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन डेफिनेशन में है कि सामान्यतः एक वसा युक्त गिरी होती है जो कि चारों ओर से कड़े आवरण से ढकी होती है। तिलहन क्या होता है? क्योंकि हम इसमें मेवे और तिलहन दोनों पढ़ रहे हैं, तो तिलहन क्या है? तिलहन उन बीजों को कहा जाता है जिनका उपयोग तेल या फिर स्निग्ध पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है, और इन बीजों में खास तौर से वसा और तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए और शरीर की स्फूर्ति के लिए सूखे मेवे बहुत ऊर्जावर्धक होते हैं। इनमें प्रोटीन से भरपूर और फाइबर और फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन ई और सेलेनियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, छुआरा, अंजीर, खुबानी, नारियल, मखाना और चिलगोज़ा वगैरह बहुत सारे ऐसे मेवे हैं जिनमें कि बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अलग अलग गुण पाए जाते हैं। अब इनमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, फास्फोरस, मैग्नीशियम और अन्य कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम इस लेक्चर में लेंगे मेवे के बारे में, यानी कि ड्राई फ्रूट्स क्या हैं। अब ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादातर लोग सिर्फ काजू, बादाम, किशमिश, ज़्यादा से ज़्यादा छुआरे इतने ही जानते हैं। तो यहाँ पूरी लिस्ट ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स के नाम और फ़ोटो से पता चल जाएगा कि कैसे उनको पहचाना जाए और फिर उनको रेसिपीज़ में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि ये है ड्राई फिग्स, इनको कहते हैं फिग, यानी कि अंजीर। अंजीर तो आपने देखे होंगे, ताज़े अंजीर जो होते हैं, और ये सूखे अंजीर जो कि आपको प्रसाद वगैरह में देखने को मिले होंगे, इसको कहते हैं ड्राई फिग्स या सूखे अंजीर। फिर आता है ड्राई एप्रिकॉट, यानी कि सूखी खुबानी। ये भी एप्रिकॉट जो होता है गोल फल होता है और पीच कलर का, उसके ऊपर थोड़ी सी लाली आई भी रहती है, और उसको सुखा करके ड्राई फ्रूट्स के रूप में काम में लिया जाता है, इसलिए सूखी खुबानी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये भी काफ़ी प्रोटीन रिच रहता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें काफ़ी रहते हैं। फिर आता है बादाम या आलमंड। बादाम से आप लोग सब परिचित हैं क्योंकि ज़्यादातर ये हम भिगो के खाने में या जो हमारी मिठाइयाँ वगैरह बनती है उसमें डेकोरेशन में इनमें काम में लिया जाता है। जो सर्दी के लड्डू बनते हैं उनमें भी काफ़ी बादामों का उपयोग होता है, तो इसलिए हम बादाम से परिचित हैं। काफ़ी प्रोटीन रिच है, आयरन रिच है, इसमें फ़ैट भी, असेंशियल फैटी एसिड्स हैं इसके अंदर, और फाइबर भी है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। बहुत सारी चीज़ों में हम इसको उपयोग में लेते हैं। और फिर इसके बाद में आता है काजू। जो काजू है वो क्या होता है कि ज़्यादातर इसके अंदर भी एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, और ये इसमें कार्बोज ज़्यादा रहता है, और ये मोटापा बढ़ाने के लिए भी काम में लेते हैं। फिर है नारियल। नारियल से भी हम सब बहुत परिचित है, ये बहुत प्राचीन समय से इसको काम में लिया जाता रहा है, जिससे पहले दूसरे ड्राई फ्रूट्स नहीं होते थे, लेकिन नारियल ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि बहुत महंगा भी नहीं है, अवेलेबल है इजीली इंडिया में ख़ास तौर से, और जो इस पूरा अपना प्रायद्वीप है उसमें सब जगह पे और समुद्र के आसपास और सब जगह पर नारियल मिलता है। इसको कल्पवृक्ष भी माना जाता है। इसकी जो गिरी है वो बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन और वसा का। इसको काट कर या घिस कर काम ले सकते हैं। इसके बहुत सारे मीठे या नमकीन व्यंजन बनते हैं,
और इसको जब सुखा लेते हैं तो खोपरा कहलाता है। और सूख जाने पर इसका भूरा छिलका उतार के और फिर खोपरे को बारीक घिस करके और बूरा बना करके काम लेते हैं। कई सारी मिठाइयाँ इसमें बनती है। इसके अलावा इसका तेल निकलता है जो कि खाने में और लगाने में, सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, सब में काम आता है। नारियल का दूध भी बनता है जो कि और इसके अलावा इससे और अन्य पेय पदार्थ जैसे टॉडी वगैरह भी बनती है। तो इस तरह से भी इसका काम में लिया जाता है। फिर आते हैं हम पिस्ता, जो पिस्ताचियो कहलाता है। पिस्ते जो है ये ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं और इसको मीन आलमंड भी कहा जाता है। ये काफ़ी महंगा रहता है क्योंकि इसका रंग अलग है, हरे रंग का रहता है, इसलिए इसका उपयोग मिष्ठान के ऊपर सजावट के लिए किया जाता है। और इसमें लगभग 65% फ़ैट और 23% तक प्रोटीन रहता है, यानी कि फ़ैट ज़्यादा इसके अंदर रहता है। तो मोटापा बढ़ाने में ये जो बहुत दुबले जो लोग हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। फिर है किशमिश। किशमिश से आप लोग सब परिचित हैं, जो अंगूर को सुखा करके बनाया जाता है, इसलिए इसके अंदर काफ़ी मात्रा में ग्लूकोज़ रहता है। और इसके अलावा ये आयरन बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी रहता है, इसलिए आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। लेकिन ज़्यादातर ये मीठा ही ज़्यादा है, इसमें ग्लूकोज ज़्यादा है। फिर इसके बाद में आता है मुनक्का या सुल्ताना रेजिन्स। रेजिन्स के नाम से भी इनको जानते हैं। तो मुनक्का भी काफ़ी टाइम पुराने से काम में लिया जाता रहा है। इसको भी आयरन डेफिशिएंसी दूर करने के लिए काम में लेते हैं और बहुत सारी मिठाइयों में इसको काम में लिया जाता है। फिर आते हैं अखरोट, वॉलनट्स। अखरोट भी आप लोग जानते हैं कि अखरोट कैसे होते हैं। इसके अंदर से गिरी निकलती है, बाहर का जो होता है बहुत हार्ड होता है, उसको तोड़ के अंदर से गिरी निकाली जाती है। और ये असेंशियल फैटी एसिड्स का रिच सोर्स है, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। इसलिए एजेड पीपल के लिए, जिनके की ब्रेन में अभी तक अच्छा बनाए रखना चाहते हैं, तो अपन उनका ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा माना जाता है कि ब्रेन सेल्स जो हैं वो उनको ताज़ा रखने में, उनको रिपेयर करने में ये काम आता है। फिर इसकी कई सारी चीज़ें बनती है, जैसे केक्स में डलता है, पेस्ट्रीज़ में डलता है, और इसको वैसे ही भी खाया जा सकता है। और मिठाइयाँ इसकी बनती है, जो बर्फ़ी वगैरह, उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। अखरोट की बर्फ़ी बनती है। फिर है सुपारी। सुपारी से भी हम परिचित है। बहुत ही पुराने ज़माने से सुपारी जो है इंडिया में खाई जाती रही है, अभी भी इसको खाया जाता है। लेकिन हम रेसिपीज़ में इसको कम ही डालते हैं। ज़्यादातर इसको ऐसे ही या रोस्ट करके और पीसेस करके या पान में डाल के इस तरह से खाया जाता है। फिर है कैंटलॉप सीड्स या खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज जो होते हैं उसके अंदर से गिरी निकाल करके और ये इसकी बर्फ़ी वगैरह बनती है। इसको वैसे ही भी खाया जा सकता है। मैग्नीशियम के रिच सोर्स है और जिंक सोर्स है, जो कि आजकल अब जो हम डेफिशिएंसी की वजह से इन्फेक्शन से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको खाना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन दूर होता है। और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसके अलावा है ये शाहबलूत। ये भी चेस्टनट के नाम से जाना जाता है। चेस्टनट जो है यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको प्रचलित नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ है। फिर है चिरौंजी या कुड्पा नट। कुड्पा नट जो है चिरौंजी खीर वगैरह में डालने में काम लेते हैं। ये भी प्रोटीन रिच है। छोटे छोटे इसके दाने होते हैं, ब्राउन से कलर के। और ज़्यादातर मीठी चीज़ों में, खीर या जो सजावट की चीज़ें हैं उनके अंदर इसमें डाला जाता है इसको। इसका एक नटी टेस्ट है, इसके लिए इसको पसंद किया जाता है। फिर छुआरे हैं, डेट्स ड्राइड, जो कि लड्डू वगैरह बनाने में काम लेते हैं, या फिर इसको यात्रा में भी ले जाएं और ये ख़राब नहीं होता काफ़ी लंबे समय तक, तो इसलिए इसको प्रोटीन और एनर्जी के सोर्स के रूप में काम में लिया जाता है। फिर है अलसी का बीज या फ्लैक्स सीड्स, जिसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर प्रोटीन रहता है। और लोग डाइट अपनी मेंटेन करने के लिए भी इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हार्ट के लिए काफ़ी अच्छी है, तो इसको वैसे ही या नमकीन बना करके खाया जाता है। फिर है मूंगफली, ग्राउंडनट्स। इसको
बादाम की तरह से भी माना जाता है, क्योंकि इसमें बादाम की तरह ही सारे प्रोटीन और एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। और थोड़ा सा फ़र्क होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स के कंटेंट में, बाकी ये और इससे तो बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, इससे तेल भी मिलता है हमें, इसकी बहुत सारी चीज़ें इससे बनती जिनसे आप परिचित हैं। फिर मखाना, मखाना जिसको हम कहते हैं, ये क्या है? असली में ये लोटस सीड्स है, कमल के बीज हैं जिनको कि फुला करके पॉपकॉर्न बनाते हैं जैसे, वैसा बना लेते हैं। और उससे जो ये फूले हुए कर्नेल बनते हैं, इनको कहते हैं मखाना। और इसकी खीर वगैरह बनती है, या फिर और भी व्रत का जो बनाते हैं लोग, नमकीन वगैरह उसमें डालते हैं। और कई सारी और डिशेज़ में भी डालते हैं इसको। सिर्फ घी में भून करके भी खाया जा सकता है, काफ़ी अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और हेल्दी है ये काफ़ी। फिर इसके बाद में आता है पाइन नट्स। पाइन नट्स को कहते हैं हम चिलगोज़े। चिलगोज़े भी ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में उगते हैं, और इससे ये भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट सोर्स है, और इसमें ऑयल्स भी काफ़ी होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स। फिर है पंपकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। जिस तरह से मैंने आपको खरबूजे के बीज बताए थे, उसी तरह से कद्दू के बीज, और ये जो नीचे दिए तरबूज के बीज, ये भी इन सब की ऊपर का छिलका जो हार्ड है वो हटाकर अंदर से जो गिरी निकलती है उसकी से लड्डू या आपके बर्फ़ी वगैरह बनाई जा सकती है, और वैसे ही भी खाई जा सकते हैं। और उसके अंदर काफ़ी जिंक और मैग्नीशियम वगैरह रहता है, प्रोटीन अच्छा रहता है, और ये इन्फेक्शन से बचने के लिए आपकी सहायता करता है। फिर सीसम सीड्स या तिल के बीज हैं। दो तरह के तिल होते हैं, काले और सफ़ेद। तो काले तिल माना जाता है कि आयरन रिच ज़्यादा है, और जो वाइट तिल है वो कैल्शियम के रिच सोर्स हैं। और इसके अलावा प्रोटीन और ऑयल के तो काफ़ी अच्छे सोर्स हैं ही, तभी आपको तिल का तेल वगैरह काफ़ी काम में लिया जाता है इस एरिया में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा। और फिर है सूरजमुखी के बीज। इनसे भी हमें तेल और दूध, इस तरह तेल काफ़ी, इससे सॉरी दूध नहीं, तेल जो इसका निकलता है वो काफ़ी इकोनॉमिक पड़ता है और एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसलिए इसका भी उपयोग काफ़ी किया जाता है। देन चिया सीड्स या बेसिल सीड्स हैं, जो कि ये ज़्यादातर काम आते हैं डाइट कंट्रोल करने के लिए। पेट फाइबर रिच है काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए काम में लेते हैं, और प्रोटीन भी इसके अंदर काफ़ी पाया जाता है। फिर है प्रून्स या सूखा आलू बुखारा। ये भी काफ़ी अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच हैं, और इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं कि आलू बुखारे का जो सूखा है उसी को प्रून्स कहते हैं। कई लोग समझते हैं कि प्रून्स पता नहीं क्या है, और नीले नीले रंग के रेजिन्स जैसे दिखाई देते हैं ये, और इसलिए ये भी काफ़ी टेस्टी होते हैं, केक्स वगैरह में डाले जाते हैं इसको, और न्यूट्रिशियस भी होते हैं। तो इस तरह से ये अब मैंने आपको सारे नट्स के बारे में बताया, लेकिन इसके बाद वाले व्याख्यान में मैं आपको ऑयल सीड्स के बारे में और बताऊंगी। कुछ नट्स हैं जो कि ऑयल सीड्स भी हैं, तो जैसे कि आपके ये सूरजमुखी के बीज बताए मैंने, जैसे कि तिल बताए, और मूंगफली है, ये ऑयल सीड्स भी कहलाते हैं। तो लेकिन इनके बारे में हम और भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा और भी ऑयल सीड्स हैं जो कि कॉमन नहीं हैं, उनके बारे में भी उस समय पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप इनके बारे में कम से कम इनकी लिस्ट आप बनाएं, और अगर आपको शॉप पे इनके फ़ोटोग्राफ्स मिल जाते हैं आजकल बच्चों के, जैसे चार्ट्स वगैरह बनते हैं, उसी तरह के आपके भी चार्ट बन सकता है। और इसका एक बड़ा चार्ट भी बनाएं, जो कि आपकी ऑडियो विजुअल एड्स बनाने के लिए उसमें भी काम आ जाएगा। तो इस तरह से इसको फाइल में, और इसके अलावा एक चार्ट पेपर बनाएं, तो उससे आपका एक प्रोजेक्ट तैयार होता है, और प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए भी असेंशियल है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ भी अगर आप समझ नहीं आता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। एक के बाद एक हर एक प्रैक्टिकल आपको लाइन से करते जाना है, और फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मैं आपको जब बताऊंगी कि तिलहन क्या है, और तिलहन से कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनसे क्या क्या बन सकता है, इसके बाद मैं आपको रेसिपीज़ के बारे में बताऊंगी, और आपको रेसिपीज़ प्लान करनी है, और प्रैक्टिकल फाइल में लिख करके, और मुझे पीडीएफ भेजनी है। मुझे बताना है आपको कि आपने कर लिया है या नहीं किया है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको
नट्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में पता चल जाएगा और आप उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है और मेरे ख्याल से थ्योरी में आपने पढ़ लिया होगा इसके बारे में कुछ। इसके बारे में जो टॉक्सिन्स पाए जाते हैं उनका कैसे ध्यान रखना है इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में बताऊंगी। तो थैंक्स अभी के लिए।